हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट टॉपिक HTML। ठीक है, कंप्लीट HTML कवर करने वाले हैं। यहाँ से जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो थे एग्जाम में पूछे गए थे और इजी टॉपिक है, हम इसको जो है इजीली कवर कर सकते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन जो आप इजीली कर पाएंगे, तो इसीलिए जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। तो आज जो हम इसको पूरा कवर करेंगे, फिर जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिर्फ मेन चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से उन सब चीजों को यूज किया जाता है। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ से इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें आ जाती है, इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फैक्ट जो है फॉल्स है। ओके, तो इसीलिए जो है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आता है कि HTML फाइल को कहाँ पर क्रिएट किया जाता है। तो वर्डपैड में, कोई भी आप वर्ड प्रोसेसर ले सकते हैं, जैसे नोटपैड हो गया, नोटपैड में जो है हम HTML को क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके एक्सटेंशन फाइल पूछी जाती है कि HTML की जो भी फाइल होती है उसको हम किस तरीके से सेव करते हैं, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो .htm भी हो सकती है और .html भी हो सकती है। तो दोनों तरीके से जो है उस फाइल को सेव किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिए। ओके, इसमें एक और चीज याद रखिए, जो HTML है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज मीन्स जो मार्कअप टैग्स इसमें हम यूज करेंगे वो हमें क्या बताता है वेब ब्राउजर को कि हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेज। तो यहां से आप कह सकते हैं कि द मार्कअप टैग्स टेल्स द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले वेब पेज। ठीक है, हाउ टू डिस्प्ले वेब पेज या हाउ टू डिस्प्ले पेज भी लिख दीजिए सिंपल। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स आपको इसमें याद रखनी है। तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वेब पेजेस को डिस्क्राइब करते हैं, और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बस ये चीज इसमें आपको याद रखनी है। फिर आता है कि क्या HTML केस सेंसिटिव है या नहीं, ये भी ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है। तो HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इस केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जिसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का मीनिंग अलग अलग होता है, जिसमें अलग अलग होता है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसमें अगर मैंने जैसे बोल्ड को लिखने के लिए अगर मैं बी टैग यूज कर रही हूं या इस तरीके से कैपिटल में बी टैग यूज कर रही हूं, इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, ओके। आगे हम पढ़ेंगे HTML जो टैग्स हैं इसके टाइप। तो HTML जो टैग होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। टैग्स की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है कंटेनर टैग और दूसरा होता है एम्प्टी टैग। कई बार एग्जाम में जो है एम्प्टी की जगह आपको वॉइड भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन बात एक ही है, एम्प्टी टैग को ही वॉइड टैग बोला जा रहा है। कंटेनर टैग क्या होते हैं? देखिए, हमें पता है हम HTML में जो टैग्स लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। ओके, इनके बीच में लिखते हैं। ओके, तो जो कंटेनर टैग्स होते हैं वो टैग शुरू भी होते हैं, यानी कि उनका स्टार्टिंग भी होता है और उनको एंड भी किया जाता है। ओके, तो जिन टैग्स को हम स्टार्ट भी करते हैं और एंड भी करते हैं वो कंटेनर टैग होते हैं। जैसे बोल्ड टैग है, ठीक है, बोल्ड टैग को हम क्या करते हैं, क्लोज भी करते हैं। तो ये हमारा कैसा टैग हो गया, कंटेनर टैग हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको हम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उन्हें बंद करने की यानी कि क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती। उन्हें हम एम्प्टी टैग या वॉइड टैग के नाम से जानते हैं। और इसमें जो टैग आता है वो आता है BR। जो लाइन ब्रेक के लिए हम टैग यूज करते हैं वो कैसा टैग है, एम्प्टी टैग है। इसके अलावा इमेज टैग, इमेज टैग भी कैसा है, एम्प्टी टैग है। ठीक है, ओके, इमेज टैग भी कैसा टैग है, एम्प्टी टैग है। इसको भी बंद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये टैग जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। ओके, चलिए
अब बात करते हैं कि HTML में जो है छोटे छोटे बहुत सारे टैग यूज किए जाते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो एक पहले एक फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। जैसे HTML की शुरुआत हम किससे करते हैं, HTML से ही करते हैं, और लास्ट में जब हम क्लोज करते हैं तो ये भी हम किससे क्लोज करते हैं, HTML से। देन उसके बाद हेड आता है। हेड में हम क्या दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। और टाइटल को हमें यहीं पर जो है क्लोज करना होता है, और जैसे ही टाइटल क्लोज होगा हेड भी जो है हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। हेड में हम टाइटल डालें ये जरूरी नहीं है, ओके। अगर ना डालना चाहें तो ना डालें, ओके। बट जो टाइटल आएगा वो हमेशा हेड के अंदर आएगा। उसके बाद बॉडी टैग शुरू होता है, फिर बॉडी टैग स्टार्टिंग होती है। उसके बाद जो भी चीजें हमें लिखनी होती हैं, जो भी हमारा जो कंटेंट होता है वो सब हम बॉडी में लिखते हैं, देन उसको क्लोज करते हैं, और लास्ट में हम HTML टैग को यूज करते हैं। अब इस बॉडी टैग के बीच में भी बहुत सारे टैग्स जो है हम यूज करते हैं, तो वो टैग हम पढ़ते हैं वन बाय वन कि किसका क्या यूज किया जाता है, ओके। चलिए देखिए, सबसे पहले हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए जो टैग्स होते हैं वो पढ़ रहे हैं। इनको हम बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। कौन कौन से होते हैं इसमें, सबसे पहले बी टैग, बिग हो गया। इनका जो है पर्टिकुलर यूज पूछा जा सकता है इन टैग का, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। EM हो गया, EM टैग। आई टैग हो गया, स्मॉल स्ट्रॉन्ग टैग। सब टैग यूज किया जाता है, ओके। तो पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। देखिए, बोल्ड टैग, बी टैग जो होता है ये किस लिए होता है, टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए। तो ये क्या डिफाइन करता है, डिफाइन बोल्ड टेक्स्ट, डिफाइन बोल्ड टेक्स्ट। बिग किस लिए यूज किया जाता है, टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए। तो आप क्या कह सकते हैं, डिफाइन बिग टेक्स्ट। EM किसके लिए यूज करते हैं, एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट के लिए, डिफाइन एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। और अगर हम एम्फेसाइज्ड का एक्चुअल मीनिंग देखें तो एम्फेसाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो भी कंटेंट होता है उसके अंदर उसको हम इटैलिक की फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। तो आई टैग तो होता ही किस लिए है, इटैलिक टेक्स्ट करने के लिए, लेकिन जो एम्फेसाइज्ड में हम काम करेंगे वो भी क्या होगा, इटैलिक करने के लिए ही होता है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, ओके। चलिए फिर आता है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग का यूज क्या होगा, स्मॉल टैग का हम यूज करते हैं टेक्स्ट को स्मॉल दिखाने के लिए, तो डिफाइन स्मॉल टेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, डिफाइन स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग का जो मतलब होगा वो क्या होगा, मतलब मान लीजिए कोई टेक्स्ट है आपके पास, उसमें से एक लाइन आपके पास है, उसमें से कुछ हिस्सा आप क्या करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, तो वहां पे आप स्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हो। तो वो आपको डार्क और थोड़ा हाईलाइटेड सा जो है दिखाई देगा, मतलब मतलब जो और वर्ड्स होंगे उनके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा हाईलाइट होगा, ओके। तो वहां पे हम स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट का यूज करते हैं। आगे जैसे सब टैग है, सब टैग हम यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज किया जाता है, ये होता है सबस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट किस लिए यूज होता है, सबस्क्रिप्ट हम यूज करते हैं बेस के लिए। जैसे मैंने लिखा H2O, तो H के बेस में हमने क्या लगाया है, 2 लगाया, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। ऐसे ही एक सुपर स्क्रिप्ट होता है, सुपर SUP, ये हम किस लिए यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का, सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है पावर के लिए, ठीक है, पावर दिखाने के लिए। जैसे मैंने लिखा X², तो यहाँ पे जो है पावर गई ऊपर, इसको हम किससे शो कर रहे हैं, सुपर स्क्रिप्ट टैग से शो करेंगे, ओके। तो ये सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग होता है। इसके अलावा और देखिए और भी बहुत सारे टैग होते हैं। जैसे एक जो पेपर में पूछा जाता है TT टैग, TT टैग भी जो है एग्जाम में देखने को मिलता है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो TT टैग को हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है स्पेशली, तो इसका क्लोजिंग भी होता है, क्लोज भी करते हैं मतलब इसको हम, तो इसको बोला जाता है टैली टाइप टेक्स्ट बोल सकते हैं आप इसको, टैली टाइप टेक्स्ट, TT, ओके। ये मोनोस्पेस के लिए यूज किया जाता है टैली टाइप टेक्स्ट, तो इतना ही बस इसमें याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे ही आता है यहाँ से, ओके। एक होता है स्ट्राइक टैग, स्ट्राइक टैग, इसमें मान लीजिए मैंने कोई वर्ड लिखा, उसमें से ये स्ट्राइक होके हमें दिखेगा। जैसे मैंने कोई भी नाम लिख लिया यहाँ पे राम,
ठीक है, सिंपल ये है वर्ड। अगर मैं स्ट्राइक टैग यूज कर रही हूँ तो ये राम वर्ड मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, मतलब एक लाइन जो है इन दोनों इस वर्ड के बीच में से जाती दिखाई देगी, ये स्ट्राइक टैग का काम होता है। ओके, तो स्ट्राइक टैग इसलिए यूज किया जाता है। आगे जैसे बिग टैग हो गया, बिग बनाने के लिए हम यूज करते हैं। एक ब्लिंक होता है, ब्लिंक टैग भी होता है। ओके, एक और चीज याद रखिए, स्ट्राइक को हम एस के द्वारा भी दिखाते हैं, सिर्फ एस से। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा HTML टैग नहीं है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, स्ट्राइक को हम एस भी दिखा सकते हैं। ठीक, एस से भी शो करते हैं। ब्लिंक टैग जो है किसी टेक्स्ट को ब्लिंक करने के लिए जो है यूज किया जाता है। ऐसे ही मार्की टैग हम यूज करते हैं। मार्की टैग क्यों यूज किया जाता है? टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए हम मार्की टैग का यूज करते हैं। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो बस यही मेनली जो इसमें पूछी जाती हैं, ये मैंने आपको बताई है। ओके, तो ये थे सारे के सारे फॉर्मेटिंग टैग। अब कई बार जो है कंप्यूटर आउटपुट टैग्स भी पूछ लिए जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर बाय चांस वहां से क्वेश्चन आ जाता है तो प्रॉब्लम ना हो कोई। कंप्यूटर आउटपुट टैग्स, इसमें देखिए कौन कौन से टैग्स आते हैं। तो इसमें आता है एक कोड टैग आता है, केबीडी टैग आता है, टीटी, ये तो टेलीटाइप टेक्स्ट हमने पहले ही पढ़ लिया है, और एक वेर टैब आता है। ये जो होते हैं ये आउटपुट टैग्स होते हैं। ओके, सबसे पहले जैसे हम इसमें कोड टैग पढ़ रहे हैं, कोड टैग का यूज क्या होता है? डिफाइन करते हैं हम इससे कंप्यूटर कोड को। तो क्या हो जाएगा? डिफाइन कंप्यूटर कोड। ठीक है, अगला है केबीडी। केबीडी का काम क्या है? डिफाइन कीबोर्ड टेक्स्ट। इसका काम क्या हो जाएगा? डिफाइन कीबोर्ड टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है टीटी मैंने आपको बता ही दिया, टेलीटाइप टेक्स्ट। और वेर किस लिए यूज करते हैं हम? डिफाइन ए वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम वेर टैग का यूज करते हैं। और ये कैसे टैग्स है? कंप्यूटर आउटपुट टैग्स हैं, डिफाइन ए वेरिएबल। ओके, तो ये चीजें बस इसमें आपको याद रखनी है। चलिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे डेफिनेशन टैग्स भी आते हैं। डेफिनेशन टैग्स ये बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, कुछ ये होते हैं डेफिनेशन टैग्स। सबसे पहले जिसमें ABBR है, ABBR को हम क्या बोलते हैं? डिफाइन एब्रीविएशन। ठीक है, ये क्या करता है? डिफाइन करता है एब्रीविएशन को। ओके, एक्रोनेम है तो डिफाइन एक्रोनेम। एब्रीविएशन के लिए सिर्फ ABBR इस तरीके से यूज करेंगे तो क्वेश्चन वो आपको देगा कि एब्रीविएशन को डिफाइन करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं। तो वहां पे हमें कंप्लीट एब्रीविएशन नहीं लिखना है, सिर्फ ABBR लिखना है। एक्रोनेम के लिए हमें एक्रोनेम यहाँ पे पूरा ही लिखेंगे हम। ओके, और जैसे एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस एलिमेंट के लिए हम एड्रेस का ही यूज करेंगे। BDO इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे BDO क्यों यूज किया जाता है? टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए, डिफाइन टेक्स्ट डायरेक्शन। ओके, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि टेक्स्ट एड्रेस को डिफाइन करने के लिए किस टैग का यूज करेंगे, तो BDO टैग का यूज किया जाएगा। आगे है ब्लॉक कोट टैग। ब्लॉक कोट टैग का यूज क्या है? अगर हमें डिफाइन करनी है लॉन्ग कोटेशन, किसका यूज करना है? लॉन्ग कोटेशन का अगर यूज करना है तो ब्लॉक कोट टैग का यूज किया जाएगा। अगर हमें शॉर्ट कोटेशन को डिफाइन करना है तो सिर्फ स्मॉल क्यू टैग का यूज किया जाएगा। तो ये शॉर्ट कोटेशन के लिए यूज होगा। ओके, आगे साइट है, तो साइट हम यूज करते हैं साइटेशन के लिए, डिफाइन ए साइटेशन। और DFN जो टैग है इसका यूज क्यों किया जाता है? डिफाइन ए डेफिनेशन टर्म। मतलब डेफिनेशन टर्म को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? DFN टैग का यूज करते हैं। ओके, तो बस ये चीजें भी और आपको पता होनी चाहिए, कई बार पूछ ली जाती हैं। ठीक, तो ये मेन टैग जो है हमने इसमें पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं वर्जन पे, क्योंकि वर्जन से भी एक क्वेश्चन जो था DSSB PGT में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट बनता है ये। और अभी अगर हम बात करें लेटेस्ट वर्जन की, तो कौन सा वर्जन यूज किया जाता है HTML का? 5.0 जो वर्जन है ये यूज किया जाता है। तो सारे वर्जन देख लेते हैं हम। ओके, बहुत सारे वर्जन आए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं HTML 2.0। HTML 2.0 ये जो वर्जन आया, ये आया नवंबर
25/1995। यहाँ पे इसकी जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो HTML वर्जन 5 है ये कब आया था। ओके, तो HTML 3.2 की अगर हम बात करें तो ये वर्जन आया इसका जनवरी 14, 1997 में। ठीक, फिर आया HTML 4.0, ये वर्जन आया दिसंबर 18, 1997 में। इसके बाद वर्जन आया इसका HTML 4.01 और ये वर्जन आया 12 मई 2001 में। और अभी जो प्रेजेंट में वर्जन यूज किया जा रहा है वो है HTML 5.0 या 5.0, जो कि अक्टूबर 28, 2014 को रिलीज किया गया। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है कि कौन सा वर्जन जो था कब आया था। ठीक, ओके, चलिए अब इसमें कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे HTML एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? HTML एलिमेंट्स का मतलब क्या है? HTML में जो हम वेब पेज पे जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उनको जो दिखाने का तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जैसे हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, हाइपरलिंक है, लिस्ट है, ये सब क्या है? ये किसके एग्जाम्पल है? एलिमेंट के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी से हम जो भी हमारा कंटेंट होता है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम शो करते हैं वेब पेजेस पे। ओके, तो वही मैंने बोला कि एलिमेंट्स का मतलब क्या है? उस कंटेंट को, उस इंफॉर्मेशन को दिखाने का तरीका वेब पेज पे। और वो हम किसके द्वारा दिखाते हैं? हेडिंग के द्वारा भी, पैराग्राफ भी यूज करते हैं, हाइपरलिंक भी, लिस्ट भी, टेबल भी, तो बहुत सारे टैग हम इसमें यूज करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ओके, ठीक है, चलिए ये याद रखिए। अभी एक टर्म आती है हमारे पास, एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट, देखिए एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूट आप क्या कह सकते हैं कि कोई टैग है उसकी प्रॉपर्टीज को आप शो करते हैं एट्रीब्यूट से, यानी कि जिन वर्ड्स के साथ टैग्स की प्रॉपर्टी को दिखाया जाता है उन्हें एट्रीब्यूट कहा जाता है। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, फॉन्ट। मुझे पता है फॉन्ट क्या है? एक टैग है। अगर मैं इसी में लिखूं फॉन्ट कलर, या फॉन्ट कलर नहीं, फॉन्ट साइज लिख लीजिए, फॉन्ट साइज, यहाँ पे फॉन्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉन्ट टैग का काम कर रहा है और साइज क्या काम कर रहा है? एट्रीब्यूट का काम कर रहा है। तो वही कहा ना मैंने आपको, किसी टैग की प्रॉपर्टी को जिससे हम शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। ओके, तो एट्रीब्यूट ये होता है। ठीक, तो बस ये चीजें आप इसमें याद रखिए। चलिए अब आगे हम जो है टैग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको पूरा इसका फॉर्मेट बता दिया कि क्या HTML से शुरुआत होती है, फिर हेड आता है, फिर बॉडी आती है, फिर टाइटल आता है। तो ओके, ये चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हम कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो बॉडी को ऐसे शुरू करने के बाद फिर टैग्स डालते हैं, लेकिन कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो हम सिर्फ बॉडी के अंदर ही डालते हैं, यानी कि जहाँ से हमने बॉडी को शुरू किया है वहीं पर जो है हम कुछ इसी में इसको क्लोज करने से पहले ही जो है यहाँ पर डालते हैं। ओके, जैसे कौन कौन सा टैग है जो बॉडी टैग के अंदर ही डाला जाता है? जैसे बैकग्राउंड टैग, बैकग्राउंड टैग, इसमें हम क्या करते हैं? इसके द्वारा जो हम बैकग्राउंड में इमेज को सेट किया जाता है। तो किस तरीके से लिखा जाता है इसको? बॉडी हो गया, देन उसके बाद बैकग्राउंड लिखते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी लिंक आपको देना है जिस भी इमेज का वो देते हैं, देन इसको क्लोज करते हैं। तो बैकग्राउंड में जब भी हमें कुछ सेट करना होगा वो हमें बॉडी के अंदर ही डालना होगा। ओके, अदरवाइज जैसे हम और टैग है, जैसे लाइन ब्रेक हम टैग यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें? बॉडी इस तरीके से लिखा और मैंने कोई लाइन लिखी और फिर मैं लाइन ब्रेक को यूज करती हूँ। ओके, तो वो हमने बॉडी के अंदर नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो इसके अंदर ही डालने होते हैं, तो उन्हीं में से एक है बैकग्राउंड टैग। ओके, दूसरा टैग जो इसके अंदर डालता है बीजी कलर, बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड का क्या कलर होना चाहिए उसको सेट करने के लिए। तो मैं क्या डालूंगी? जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी बैकग्राउंड डाला है, इस बार मैं क्या डालूंगी? बॉडी बीजी कलर कर दूंगी यहाँ पे, मतलब बैकग्राउंड का कलर जो आपको जो भी चाहिए आप वो सेट कर सकते हैं।
ओके। और इसमें तरीका होता है ना बैकग्राउंड कलर देने के लिए, RGB जो कलर हम यूज करते हैं वो, ठीक है। तो उससे भी दे सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट है देना चाहें, जैसे ग्रीन कलर में देना चाहती हूँ तो बैकग्राउंड बीजी कलर और ग्रीन, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। और जैसे अगर हेक्सा वो होते ना हेक्साडेसिमल जो कलर होते हैं उसको जैसे हम हैश से शुरू करते हैं और फिर आगे डालते जाते हैं, तो उस तरीके से भी जो है आप कलर इसमें डाल सकते हैं, ठीक। तो वो हम आगे पढ़ेंगे ही। ओके, चलिए टेक्स्ट, ये भी जो है इसके साथ ही यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जो टेक्स्ट होता है ना उसका कलर सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको मैं कैसे डालूंगी, बॉडी, और यहीं पर आ जाएगा टेक्स्ट। फिर टेक्स्ट का आप जो कलर करना चाहे, वही हेक्साडेसिमल कलर से हो सकता है, RGB से हो सकता है, या फिर सिंपल आप कलर का नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने लिखा पर्पल, कि मुझे टेक्स्ट का कलर पर्पल चाहिए, तो वो उस तरीके से भी हो जाएगा। ओके, तो किसी भी तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बैकग्राउंड हो गया, बीजी कलर हो गया, टेक्स्ट हो गया। फोर्थ जो इसमें यूज किया जाता है बॉडी टैग में वो है टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन का हम यूज करते हैं टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बॉडी टॉप मार्जिन इक्वल टू 40, इस तरीके से टॉप और बॉटम का जो मार्जिन होता है उसको सेट करने के लिए। ऐसे ही एक होता है लेफ्ट मार्जिन, ये लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट करने के लिए, तो वही आ जाएगा बॉडी लेफ्ट राइट मार्जिन, सॉरी लेफ्ट मार्जिन और इक्वल टू, जैसे मैंने डाल दिया 50, तो इससे हम सेट करेंगे। बस आपको चीजें इसमें क्या याद रखनी है कि ये जो सारे टैग मैंने आपको बताए 5 टैग, ये कहाँ पे यूज होंगे, बिल्कुल बॉडी के अंदर यूज होंगे, ये चीज बस इसमें आपको याद रखनी है। ओके, इसके अलावा एक और टैग होता है स्क्रॉल टैग। 6 टैग होते हैं ये जो बॉडी के अंदर यूज होते हैं। स्क्रॉल टैग भी जो है वहीं पर यूज होता है। ओके, ये क्या होता है, जो हमारी स्क्रॉलिंग की जो फैसिलिटी होती है उसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम डाल सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ना बॉडी स्क्रॉल इक्वल टू नो कर सकते हैं, या फिर बॉडी स्क्रॉल यस कर सकते हैं। मतलब ये फैसिलिटी देने के लिए कि आप स्क्रॉलिंग की सुविधा अगर उस वेब पेज पे चाहते हैं तो यस कर देंगे, नहीं चाहते तो नो कर देंगे, बट ये आपको याद रखना है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है ये 6 के 6, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ओके, चलिए आगे हम कुछ और टैग पढ़ते हैं। HTML में सिर्फ हमें टैग ही याद रखने हैं कि टैग कौन से टैग का क्या काम होता है। ओके, चलिए आगे आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग, इस पैराग्राफ टैग को हम किससे शो करते हैं, P से शो करते हैं। और ये कंटेनर टैग है, यानी कि स्टार्टिंग भी होती है और उसकी एंडिंग भी होती है। ओके, और अब बात आती है कि पैराग्राफ टैग का यूज हम क्यों करते हैं। तो ये यूज किया जाता है पैराग्राफ लिखने के लिए, ठीक। और जब भी हम इस पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, यानी कि P टैग का यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ के ऊपर और नीचे एक एक लाइन जो होती है वो जुड़ जाती है, मतलब खाली लाइन जुड़ जाती है। मीन्स पैराग्राफ जहां से शुरू हो रहा है वहां से एक खाली लाइन आपको दिखाई देगी। ऊपर मान लीजिए कुछ कंटेंट आपने लिखा है, फिर आप देन जो भी कंटेंट आगे आ रहा है उसमें आप पैराग्राफ टैग यूज कर रहे हैं, तो जो कंटेंट आप पैराग्राफ के बाद लिखेंगे उसके बाद एक लाइन जो है प्रीवियस वाले से स्किप करके नीचे जो है वो आपको पैराग्राफ टैग मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से पैराग्राफ टैग को यूज किया जाता है। अब इसमें भी देखिए एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं, यानी कि इस टैग की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए भी कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे इसमें जो यूज किए जाते हैं, लेफ्ट हो गया कि जो हमारा टेक्स्ट आए पैराग्राफ में वो लेफ्ट अलाइन हो या राइट अलाइन हो या सेंटर में हो या जस्टिफाई हो, तो इस तरीके से सेट किया जाता है। तो किस तरीके से लिखें इसको, P अलाइन इक्वल टू लेफ्ट। तो ऐसे जो है इसको सेट किया जाता है कि जो भी हम पैराग्राफ चाहते हैं कि वो लेफ्ट साइड पे दिखे, सेंटर में, राइट में। ओके, तो ये भी जो है इसमें होता है, ठीक। आगे देखिए, एक हम प्री फॉर्मेटेड टैग यूज करते हैं। प्री फॉर्मेटेड, इस प्री फॉर्मेटेड टैग को किस तरीके से दिखाया जाता है, प्री टैग से दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके का पैराग्राफ हमने लिखा है, हम अगर उसको एज इट इज देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्री टैग का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आता है एक BR टैग। BR टैग इसको बोला जाता है लाइन ब्रेक टैग। मीन्स मैंने कोई एक लाइन लिखी, ठीक है, उसमें अगर मैं
BR का यूज कर देती हूँ तो ऑटोमेटिकली जो भी मैंने अगर इसके आगे कुछ और भी लिखा होगा तो मुझे इस लाइन में नहीं दिखाई देके नीचे वाली मतलब नेक्स्ट लाइन में जो है शो होगा, तो वो लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, यानी कि नई लाइन को शुरू करने के लिए हम इसका यूज करते हैं लाइन ब्रेक का। और ये एक एम्प्टी टैग है, ठीक है, ओके, यानी कि इसकी सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग इसका नहीं होता है, ये लाइन ब्रेक टैग होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए एक आता है फिर हेडिंग टैग। हेडिंग टैग, हेडिंग टैग हम दिखाते हैं H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। हेडिंग टैग हम H1 से लेकर H6 तक जो है शो करते हैं। और हेडिंग टैग को किससे दिखाया जाता है? HN से दिखाया जाता है, HN से दिखाया जाता है। और इसमें 6 टैग होते हैं। हेडिंग टैग वन जो होता है यानी कि H1 जो होता है ये लार्जेस्ट होता है। मीन्स हम कोई भी टेक्स्ट मान लीजिए लिखेंगे और उसमें हम H1 का यूज करें तो वो टेक्स्ट हमें बड़ा दिखाई देगा। फिर हम अगर H2 में भी यूज कर रहे हैं, H2 यूज कर रहे हैं अगर उसी टेक्स्ट के सामने, तो वो टेक्स्ट हमें H1 से थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा। फिर H3 में भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो H2 और H1 से और कम दिखाई देगा, यानी कि H2 से भी कम होगा। फिर H4 H3 से भी कम होगा, H5 जो है वो H4 से कम होगा और H6 जो है वो H5 से। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लार्जेस्ट हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं वो H1 को करते हैं और जो स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए यूज किया जाता है वो हम H6 को करते हैं। ओके, तो ये हेडिंग टैग होता है और हेडिंग टैग से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये इसमें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो मेन जो है हमने लगभग सारे टैग जो हैं पढ़ लिए हैं, जो सिर्फ एक लाइन में जिसका काम चल जाता है कि हाँ भाई इस लाइन इसका ये काम है। ओके, उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए कई बार क्या होता है ना कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि उस स्पेशल कैरेक्टर को अगर हम पेज पे शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस नेम वैल्यू या कोड, उनके लिए जो है कुछ नेम वैल्यू और कोड का यूज़ किया जाता है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये हमने जो लेक्चर हमने पहले किए थे उसमें नहीं किया था, तो कुछ चीज़ें नहीं हैं जो हमें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, तो उनको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर कुछ इस तरीके से है, ये वेट अ सेकंड, ये कुछ इस तरीके से आप ये कह सकते हैं। ये अगर मैं इसको शो करना चाहती हूँ, इसको किस तरीके से शो करूँगी, या मैं इस कैरेक्टर को जो है वेब पेज पे शो करना चाहती हूँ, या फिर ये हो गया, ये वाली चीज़ हो गई, लेस देन ग्रेटर देन हो गई, %% हो गई, TM हो गई, नॉन ब्रेकिंग स्पेस हो गया। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनको किसके द्वारा दिखाया जाता है? नेम वैल्यू और कोड के द्वारा शो किया जाता है। तो इनके लिए क्या क्या नेम वैल्यू यूज़ की जाती है और क्या कोड यूज़ किया जाता है वो हम जानेंगे, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है इसीलिए, ठीक। चलिए कोड यहाँ लिख देती हूँ मैं, कोड, और यहाँ पे नेम वैल्यू है, ये कैरेक्टर है। तो सबसे पहले इस कैरेक्टर की बात हो रही है कि इसके लिए हम क्या नेम वैल्यू यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं %, कोट एंड देन सेमीकोलन। ओके, इसके लिए क्या किया जाता है? C के लिए इसका मतलब होता है %, कॉपी और सेमीकोलन आएगा, ठीक। फिर R है यहाँ पे, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? %, REG, ठीक है। फिर इसके लिए देखिए क्या, ये किसका साइन होता है? लेस देन का साइन होता है, तो %, LT यूज कर लीजिए। ये ग्रेटर देन का होता है तो %, GT यूज कर लीजिए, ग्रेटर देन। फिर ये वाली चीज़ है, इसको हम %, ही लिख सकते हैं, एम्प लिखेंगे इसको हम। TM क्या होता है? TM होता है ट्रेड, %, ट्रेड, ठीक है। और नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए हम यूज करते हैं %, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, NBSP। तो ये इसकी नेम वैल्यू होती है जो हमें अगर हम इन कैरेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें पेजेस में शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये वैल्यूज जो है लिखेंगे। ओके, चलिए कोड भी जो है इनके लिए फिर अलग अलग होते हैं। जैसे कोड के लिए जो कोड होता है वो होता है %#034। ओके, कॉपी के लिए %#069 होता है, सॉरी 169 होता है, 0 नहीं 169, हाँ ये होता है। REG के लिए जो है #174 होता है। लेस देन के लिए 060 होता है और ये हैश ऐसे ही चलेगा,
ठीक है, ये सभी में लगेगा। ग्रेटर देन के लिए हम 62 का यूज करते हैं कोड का, %, के लिए 38 कोड यूज किया जाते हैं, ट्रेड के लिए हम 153 कोड यूज करते हैं, और NBSP यानी कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए जो है कोड यूज किया जाता है 160। ओके, तो ये भी जो है पूछ लिया जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट बनता था, इसीलिए मैं आपको दोबारा से इसको करवा रही हूँ। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए कोड को याद रखना हो सकता है पॉसिबल ना हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बट अदरवाइज नेम वैल्यू आप इजीली याद रख सकते हैं यहाँ से। ठीक, चले इसके बाद हम नेक्स्ट टैग पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रूल टैग। सबसे पहला काम तो ये कि हॉरिजॉन्टल जो रूल टैग है उसको हम शो किससे करते हैं। हॉरिजॉन्टल रूल टैग को शो किया जाता है HR से। हेडिंग टैग को हम HN से करते थे, हॉरिजॉन्टल रूल टैग है तो HR आएगा यहाँ पे, इससे जो है इसको शो किया जाता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसके एट्रीब्यूट से, कि हॉरिजॉन्टल रूल टैग में हम किन किन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो देखिए इस टैग का यूज क्यों किया जाता है, लाइन बनाने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उनको बनाने के लिए किया जाता है। ओके, तो इसमें जो है कुछ एट्रीब्यूट यूज होते हैं, जैसे HR के साथ साइज एट्रीब्यूट यूज कर लिया, विड्थ एट्रीब्यूट आ गया, या अलाइन एट्रीब्यूट हो गया, कलर हो गया। ये क्यों यूज होते हैं, देखिए HR साइज की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लाइन की जो मोटाई होती है ना, मोटाई उसको निर्धारित करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने लिखा सॉरी ये था ना, HR साइज इक्वल टू 20, तो इसमें जो लाइन आएगी उसकी मोटाई के बारे में बात हो रही है कि वो लाइन किस तरीके से हमें शो होगी। ठीक है, ये हो जाएगा। विड्थ में हम लाइन की चौड़ाई, इसमें हम लाइन की चौड़ाई यानी कि आप क्या कह सकते हैं, चौड़ाई को ब्रेड्थ, ठीक है, ब्रेड्थ को दिखाने के लिए यूज करते हैं, या विड्थ कह लीजिए। ठीक, तो वही डालने का तरीका HR विड्थ, और जैसे मैंने लिखा 20% भी लिख सकती हूँ, परसेंट में भी हम वैल्यू दे सकते हैं, या सिंपल HR 20 भी लिख सकती हूँ और परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हैं। ओके, फिर आते हैं अलाइन। अलाइन क्यों यूज करते हैं, लाइन का अलाइनमेंट सेट करने के लिए, कि जो हमें लाइन चाहिए वो किस तरीके से चाहिए, सेंटर में चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, वो अलाइन के लिए हो जाता है। फिर आता है कलर, कि जो भी लाइन है वो किस कलर की होनी चाहिए, यानी कि लाइन का कलर सेट करने के लिए हम यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो इसमें HR कलर आ जाएगा, ब्लू कर सकते हैं आप। ठीक, और एक साथ भी जो है इन सभी का यूज भी किया जा सकता है ना, कि HR की विड्थ मुझे इतनी चाहिए, अलाइन ये चाहिए, कलर ये चाहिए, तो एक साथ भी जो है हम इन सब का यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अलग अलग करें। मैं एक ही बार में भी लिख के कर सकती हूँ, कि जैसे मैंने बोला HR विड्थ इक्वल टू ये हो जाएगा HR विड्थ इक्वल टू 20%। ओके, देन कलर कुछ डालने की जरूरत नहीं है, कोलन सेमीकोलन सिंपल लिखते जाइए। कलर मुझे जैसे ग्रीन चाहिए तो मैंने ग्रीन लिख दिया, आगे कुछ और डालना है, अलाइन, लेफ्ट, सेंटर, जो डाले वो डाल सकते हैं आप। ओके, तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट होते हैं। एक और होता है इसमें, नो शेड का भी होता है इसमें। ठीक है, एक और ऑप्शन होता है नो शेड, इसमें लाइन का शेड हटाने के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक, लाइन का शेड हटाने के लिए सिंपल क्या लिखेंगे, HR नो शेड आप लिख सकते हैं, HR नो शेड। ठीक है, नो शेड, तो उससे जो है जो भी शेड होगी लाइन की वो हट जाएगी। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रूल टैग है, मोस्ट इंपोर्टेंट टैग है ये, इसको याद रखिएगा। चलिए अब आता है कमेंट टैग। कमेंट टैग भी हम दो तरीके से डालते हैं। देखिए कमेंट टैग, एक तो ये वाला कमेंट टैग यूज किया जाता है, दूसरा जो हम यूज करते हैं कमेंट के लिए वो ये किया जाता है, ये वाली चीज। अब दोनों में फर्क क्या है, अगर मैं ये कमेंट टैग यूज कर रही हूं तो इसको लिखने के बाद मैं जो बीच में लिखूंगी वो क्या होगा, कमेंट टैग का यूज क्यों किया जाता है, पहले ये बात आती है। देखिए कमेंट टैग का हम यूज क्यों करते हैं, नहीं सिर्फ ये कह सकते हैं कि कमेंट टैग के बीच में जो भी आप लिखेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट जो भी होगा उसको जो है आउटपुट में शो नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा कुछ, मान लीजिए कमेंट दिस इज बुक, दिस इज ए बुक, ओके, एंड देन मैंने कमेंट को क्लोज कर दिया। ठीक, तो इसके बीच में जो ये आया ये हमें वेब पेज पे नहीं शो होगा। ठीक है, तो यानी कि कमेंट टैग के बीच में जो भी शो होता है मतलब जो भी आता है वो आउटपुट में शो नहीं होता है। सिंपल चीज ये याद रखनी है। ओके, अब एक तरीका ये है कि कमेंट को इस तरीके से लिखा मैंने एंड देन कंटेंट एंड देन इसको क्लोज किया। एक तरीका है ये जहां पे हमें इस वाले साइन को लिखने के बाद कमेंट को लिखना होता है एंड देन उसको क्लोज करना होता है। ओके, तो दोनों तरीके से जो आप लिख सकते हैं।
दोनों का काम यही है कि जो भी लिखा होगा वो आउटपुट में शो नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से। तो ये कई बार पूछा जाता है ना कि HTML में कमेंट कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन में ये आपको ये वाली चीज़ गिवन होती है, ये वाली सिंपल। ठीक, तो ये याद रखिए। और बाकी कमेंट से कमेंट तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट टैग भी इंपॉर्टेंट था। एक और आता है डिवीजन टैग, डिव टैग। ये जो है डिव टैग की अगर मैं बात करूं तो ये कंटेनर टैग ही है, शुरुआत भी होती है और इसका एंडिंग भी होता है। ओके, इसका यूज करते हैं हम सेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, जो भी हमारा पेज है उसमें सेक्शन, या कह लीजिए उस पेज को डिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो सेक्शन बनाने के लिए आप बोल सकते हैं। और इसके साथ भी हम जो है अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं डिव एट्रीब्यूट के, डिवीजन टैग के साथ। ये जो डिवीजन टैग है इसको हम DIV से दिखाते हैं, डिवीजन टैग। ये डिवीजन टैग होता है। ठीक है, पेज का डिवीजन करने के लिए या सेक्शन बनाने के लिए इस टैग का यूज किया जाता है। ठीक, ओके। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टैग, फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग, फ़ॉन्ट टैग में भी देखिए अलग अलग एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट टैग का हम यूज क्यों करते हैं, टेक्स्ट को एक फ़ॉन्ट साइज दिखाने के लिए। ठीक है, एक सही फ़ॉन्ट दिखाने के लिए। जब जैसे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं, फेस, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट होगा वो हमें किस उसमें शो हो, टेक्स्ट से बात कर रहे हैं ना, फ़ॉन्ट। तो अगर मैं फ़ॉन्ट फेस यूज कर रही हूँ तो इसमें हमारी फ़ॉन्ट का नाम निर्धारित किया जाता है। जैसे वही बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं ना कंप्यूटर में, जैसे मैंने फ़ॉन्ट फेस लिख दिया तहोमा, तो ये उसी उसमें जो है हमें शो होगा। तो ये आप उसमें जाके देख सकते हैं ना कि कौन कौन से फेस होते हैं फ़ॉन्ट के, मतलब अलग अलग तरीके से निर्धारित करते हैं हम। कलर, अगर मैं फ़ॉन्ट कलर की बात करूँ तो जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो किस तरीके का दिखाई दे, हमें फ़ॉन्ट साइज से हम ये पता लग सकते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका साइज़ क्या हो। ठीक, तो वो हम दिखा सकते हैं। एक और आता है फ़ॉन्ट साइज़ की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती है। फ़ॉन्ट साइज़ की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 होती है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। वैसे आप इसको सेट भी कर सकते हैं 5 + 2 3, ओके, किसी भी तरीके से, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सेट नहीं कर रहे हैं तो वो वैल्यू 3 लेगा। ओके, तो ये फ़ॉन्ट टेक्स्ट में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फ़ॉन्ट टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट नहीं होते हैं, पूछ सकते हैं। तो फ़ॉन्ट फेस होता है, फ़ॉन्ट साइज़ होता है एंड फ़ॉन्ट कलर होता है। ओके, तो ये इसके एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक, चलिए आगे हम पढ़ रहे हैं HTML कलर हेक्साडेसिमल नंबर। कलर से रिलेटेड क्योंकि पूछा जा सकता है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा हमें। HTML कलर हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, देखिए इसमें अगर हम हमें पता है किसी भी कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3 कलर से बनता है। किस किस से? RGB से। RGB मीन्स रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, RGB कलर ये होता है। ओके, अब देखिए तो हेक्साडेसिमल नंबर में इस कलर को किस तरीके से शो किया जाता है वो देखते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए जब भी हमें हेक्साडेसिमल या हेक्सा कलर को शो करना है तो हम किससे शुरुआत करते हैं? हैश से शुरुआत करते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे फिर वैल्यू लिखी जाती है, जैसे मैंने लिखी 00 A0 FF। तो ये 00 क्या है? रेड की वैल्यू है। अब 00 है यानी कि रेड का कोई कलर यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से ग्रीन कलर आ रहा है और यहाँ से ब्लू कलर आ रहा है। अब आप यहाँ पे आप देखेंगे तो रेड का कोई भी, मान लीजिए मैंने किसी कलर की ये वैल्यू डाली तो इसका मतलब क्या है कि उसमें रेड कलर का कोई योगदान नहीं है। ग्रीन कलर ब्लू कलर से कम है। ठीक है, यानी कि ब्लू कलर उसमें ज्यादा है और ग्रीन कलर क्या है? कम, और रेड बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से जो है हेक्साडेसिमल कलर को शो किया जाता है। ओके, अब देखिए अगर मैं इसी में अगर कुछ इस तरीके से लिख देती, इसी कलर को अगर मैं लिखती हैश 000000, इसका मतलब क्या है? अब देखिए ना तो यहाँ पे रेड कलर है, ना ग्रीन कलर है, ना ब्लू कलर है, और हमें पता है इन तीनों के कलर के कॉम्बिनेशन से ही जो है सारी चीजें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर हमने किसी कलर में कोई वैल्यू डाली ही नहीं है तो मतलब ये कौन सा कलर शो करेगा? ब्लैक कलर को शो करेगा। ठीक है, कौन सा कलर शो करेगा? यहाँ से ब्लैक कलर को शो करेगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखती हूँ FF 00 और 00 तो ये किस कलर को शो करेगा? सिर्फ रेड कलर को शो करेगा ये।
ठीक है, रेड कलर को। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है। मेनली जो यहाँ से पूछा जाता है ना कि हेक्साडेसिमल नंबर को हम किससे लिखते हैं, तो हैश से इसको शुरू किया जाता है। बस ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। ठीक, चलिए आगे हम पढ़ेंगे इमेज टैग। देखिए देखिए इमेज टैग मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैसा टैग होता है, एम्प्टी टैग होता है। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, IMG का यूज करते हैं। एम्प्टी टैग होता है ये, यानी कि सिर्फ शुरुआत होती है, स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग इसका नहीं होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि इमेज के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। जैसे GIF है तो .gif एक्सटेंशन यूज करते हैं हम। एक बार एक्सटेंशन में आपको बता देती हूँ। जैसे GIF है यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है, तो इसके लिए हम .gif यूज करते हैं। अगर JPEG का फॉर्मेट है यानी कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, तो इसके लिए जो एक्सटेंशन होगी वो क्या बनती है, .jpg और .jpeg बनती है। ओके, अगर है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स यानी कि अगर PNG है तो हम किसका यूज करते हैं, .png का। XBM है तो .xbm यूज करते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर BMP है तो .bmp यूज करते हैं। तो मतलब जिस तरीके की हो उसी को हम डॉट में लगा के यूज करते हैं। ये चीज आप बस इसमें याद रखिएगा इमेज में। ठीक, चलिए अब इमेज टैग के लिए हम सबसे पहले जिसका यूज करते हैं, जिस एट्रीब्यूट का, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं इसमें। सोर्स एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं इमेज में, लोकेशन को सेट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, लोकेशन सेट करने के लिए या जो भी हमारा जो पाथ है उसको दिखाने के लिए हम इमेज टैग में किसका यूज करते हैं, तो सोर्स एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो ये याद रखिए, ये लोकेशन को सेट करने के लिए होता है, लोकेशन सेट करने के लिए। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो हम किस तरीके से डालते हैं, इमेज सोर्स और फिर आगे इक्वल करके जो भी हमने फाइल चाहिए, जो भी इमेज जो भी फॉर्मेट होगा उसका .jpg, अगर JPG में है तो JPG फॉर्मेट लगा दीजिए, GIF में है तो वो एक्सटेंशन नेम जो है आप दे सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब एक और चीज याद रखिए, सोर्स में भी हम दो तरीके के यूज करते हैं। एक एब्सोल्यूट पाथ होता है और एक रिलेटिव पाथ होता है। एब्सोल्यूट पाथ में हम क्या करते हैं, इमेज जहां पर स्टोर होती है उस पूरे पाथ को लिखा जाता है। मतलब जहां पे हमारी इमेज स्टोर है उस पूरे पाथ को, मतलब जिस भी फोल्डर में जाके, जिस भी फाइल में जाके वो स्टोर है, उस पूरे पाथ को हम लिखते हैं एब्सोल्यूट पाथ में। फिर दूसरा जो है रिलेटिव पाथ है, इसमें इमेज और सोर्स प्रोग्राम क्या होते हैं, एक ही लोकेशन पे स्टोर होते हैं, तो पूरा पाथ देने की हमें जरूरत नहीं होती है रिलेटिव में। ठीक है, इसमें सिर्फ हम इमेज फाइल का नाम देते हैं। ओके, तो देखिए अगर दो तरीके हैं ना मैंने आपको बताए, एक है एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट में कैसे लिखेंगे, इमेज हो गया, देन उसके बाद मैंने लिखा सोर्स में मैंने लिखा कि C ड्राइव है जो भी, फिर इमेजेस है उसमें, फिर उसका नाम ये है .jpg, ये है ये वाला, ये पूरा जो है पाथ देंगे, ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। अगर इसी को मैं लिखती इस तरीके से, इमेज सोर्स इक्वल टू और सिंपल उसका जो नाम था वो जस्ट मैंने लिख दिया i.jpg, तो ये हो जाता हमारा रिलेटिव पाथ। ओके, तो दो पाथ आप यूज करते हैं इसमें, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक, तो ये चीज भी इसमें याद रखिएगा। चलिए, सोर्स हो गया हमारा, सोर्स हमें पता चल गया। लोकेशन सेट करने के लिए इस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है इमेज टैग में। फिर आता है विड्थ, इमेज की विड्थ को यानी कि चौड़ाई जो होती है ना इमेज की, उसको दिखाने के लिए या उसको कह लीजिए आप क्या कहते हैं, फिक्स करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, विड्थ आप फिर कोई भी डाल सकते हैं, 100, 200, 300, 400, जो आपको सेट करनी हो फिर उसके अकॉर्डिंग। ओके, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जा रहा है। हाइट एट्रीब्यूट भी यूज किया जाता है। इसके अलावा अलाइन एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम इमेज टैग में। H स्पेस भी यूज करते हैं, V स्पेस यूज किया जाता है। ठीक, H स्पेस, V स्पेस, और इसके अलावा आल्ट भी यूज होती है इसमें। ठीक है, अब यहां से ना क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है कि किसका क्या काम जो है होता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी इमेज सेट नहीं हो पा रही है, ये कह लीजिए कि अगर हमारी इमेज शो नहीं हो पा रही है, तो हम टेक्स्ट सेट करने के लिए किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे इमेज में, तब हम ऑल्ट का यूज करते हैं। तो ऑल्ट का यूज, ये क्वेश्चन आता है ऑल्ट से रिलेटेड, तो याद रखिए। ओके, चलिए, वी स्पेस हम क्या करते हैं, अगर हमें मान लीजिए कोई इमेज है, अगर उसके ऊपर और नीचे क्या करना है, स्पेस को खाली छोड़ना है, तो हम वी स्पेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इमेज के ऊपर और नीचे की ओर अगर हमें खाली
जगह को सेट करना है तो वी स्पेस हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है एच स्पेस। अब ऊपर नीचे आ गया तो लेफ्ट राइट भी तो सेट करेंगे किसी तरीके से, तो वो एच स्पेस से हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से आपको यूज करना है। अब इसमें जैसे आता है अलाइन, इमेज के साथ अगर हम कोई टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कि वो टेक्स्ट हमें इमेज के कहां पर चाहिए, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, जस्टिफाई जो भी है, तो वो अलाइनमेंट के लिए हो जाता है। ओके, एक और इसमें यूज होता है बॉर्डर। ये किस लिए यूज होता है, इमेज की जो बॉर्डर होती है, इमेज पर बॉर्डर सेट करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास कोई इमेज है, उस पर बॉर्डर सेट करने के लिए हम बॉर्डर टैग का यूज करते हैं। ओके, तो ये सारे टैग आपको इमेज के अंदर वाली सारे पता होने चाहिए। फिर हाइट तो वही है, हाइट मीन्स ऊंचाई आप कह सकते हैं, वो दिखाने के लिए कि कितनी ऊंचाई जो है मुझे उस इमेज की चाहिए या कितनी चौड़ाई चाहिए, तो विड्थ हो जाएगा। तो सारे टैग आपको इसमें याद रखने हैं। और मेनली जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, आल्ट पूछा जाता है इसमें स्पेशली। सोर्स तो है ही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा आल्ट, एच स्पेस और वी स्पेस ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये वाले है ना जैसे विड्थ, हाइट और अलाइन, ये हम इजीली बता देते हैं कि किसका काम क्या होता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है एच स्पेस, वी स्पेस या ऑल्ट में कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, चलिए इमेज टैग हो गया हमारा कंप्लीट। अगला टैग जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लिंक टैग। लिंक टैग पढ़ते हैं कि लिंक टैग का यूज क्यों किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिंक को हम सेट करते हैं यूजिंग एंकर टैग। अब इस एंकर टैग को किस तरीके से शो किया जाता है, इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं या इस तरीके से भी, क्योंकि हमें पता है HTML केस सेंसिटिव नहीं है, तो दोनों का मतलब सेम ही होगा। लेकिन मेनली चीज जो है कि लिंक टैग को एंकर टैग के द्वारा सेट किया जाता है। ओके, अब आप एक चीज याद रखिए, लिंक जो होती है ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सटर्नल लिंकिंग और दूसरी होती है इंटरनल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंक में क्या करते हैं हम, टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को लिंक करते हैं टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट। ओके, और इंटरनल लिंकिंग में क्या करते हैं, लिंक करते हैं सेम डॉक्यूमेंट को। लिंक किसको कर रहे हैं हम, सेम डॉक्यूमेंट को। बस ये चीज इसमें आपको याद रखनी है। ओके, तो एक बार ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब क्या है। इंटरनल लिंकिंग में मैंने कहा लिंक करते हैं हम सेम डॉक्यूमेंट को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। ठीक है, इस एक वेबसाइट पे मैंने कोई लिंक दिया गया है। ठीक है, उस लिंक के द्वारा अगर मैं उसी वेबसाइट के किसी और पार्ट पर जा रही हूँ, पार्ट पर मतलब मान लीजिए कोई लेसन है, यहाँ पे लेसन 1 का लिंक है, लेसन 2 है, लेसन 3 है। अगर मैं इन लिंक पर जब क्लिक करती हूँ, अगर मैं उसी वेबसाइट के URL पर रहती हूँ या कह लीजिए कि उसी वेबसाइट पर रहती हूँ, तो वो हमारी इंटरनल लिंकिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब किसी वेबसाइट पर कोई लिंक दिया गया है और जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक करते हो तो हम जो जिस प्रेजेंट वेबसाइट पर थे वहां से बाहर आकर किसी और ही वेबसाइट पर जब पहुंच जाते हैं तो उसको एक्सटर्नल लिंकिंग बोला जाता है। तो ये ही मैंने आपको बताया कि सेम डॉक्यूमेंट में जब होती है तो उसको हम इंटरनल लिंकिंग बोलेंगे, और जब डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के बीच में लिंकिंग होती है तो उसको हम एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें याद रखिएगा। ऐसे ही डाउनलोड लिंक भी होता है, HTML से जो है हम डाउनलोड लिंक भी जो है बना सकते हैं। ठीक, और डाउनलोड लिंक का क्यों यूज किया जाता है, फाइल को डाउनलोडेबल बनाने के लिए किया जाता है, जैसे वर्ड, PDF इन सब में यूज की जाती हैं। ओके, तो फाइल्स को डाउनलोडेबल बनाने के लिए या फाइल को डाउनलोड लिंक जो है हम यूज करते हैं। ठीक, तो बस ये चीज इसमें याद रखिए। ओके, इसके अलावा हम ईमेल लिंक भी यूज करते हैं, बाकी इसमें आता नहीं है डाउनलोड और ईमेल, मेनली दो ही आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। बस पता होना चाहिए कि ईमेल लिंक भी जो है हम क्रिएट कर सकते हैं HTML से। ओके, ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ रहे हैं लिस्ट टैग, कि लिस्ट बनाने के लिए हम किस किस का यूज करते हैं। तो लिस्ट में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी पढ़ते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड को हम किससे शो करते हैं, OL टैग से OL टैग यूज किया जाता है, और अनऑर्डर्ड के लिए UL यूज किया जाता है। ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि O यहां से ले लिया और लिस्ट से L, अनऑर्डर्ड में U एंड
एल, यहाँ से हमने इसको ले लिया। ओके, तो OL और UL टैग जो है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज किया जाता है। ऑर्डर्ड लिस्ट में जैसे हम किसका यूज करते हैं, 1 2 3 हो गया, ABC हो गया, ठीक है, या फिर जरूरी नहीं आप 1 से ही स्टार्टिंग करें, ठीक है, 4 5 6 भी कर सकते हैं, 7 8 9 भी कर सकते हैं, EFG भी कर सकते हैं। ओके, तो ये होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, जिससे हमें ऑर्डर का जो है पता चलता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम किसका यूज करते हैं, जैसे मैंने स्क्वायर का यूज कर दिया इस तरीके से किसी लिस्ट के आगे, ठीक है, या सर्कल का यूज कर दिया, बुलेट्स जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी हो जाती है। तो ये चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। अब इन्हीं में दोनों में ही एक और टैग यूज किया जाता है, LI टैग। ये किस लिए होता है, लिस्ट आइटम के लिए होता है, यानी कि जो भी जिस भी आइटम की हम लिस्ट बना रहे हैं, जैसे मैंने 4 चीजें लिखी, कप, प्लेट, कॉफी, टी। अब इसकी मुझे एक लिस्ट बनानी है कि मुझे ये चीजें जो है लेके आनी है। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट अगर मैं बना रही हूं तो मैं क्या यूज करूंगी, जो भी लिस्ट मतलब जो आउटपुट आएगी वो किस तरीके से आएगी, 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से आएगी। अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करें तो जैसे मैंने सर्कल यूज किया है तो ये इस तरीके से मुझे मिल जाएगी, कप, प्लेट, कॉफी एंड टी। ओके, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ये जो चीजें हम लिखते हैं, ये कप, प्लेट, कॉफी, टी, ये किस टैग के द्वारा लिखते हैं, हम LI टैग में लिखते हैं, लिस्ट आइटम टैग में लिखा जाता है। तो LI टैग जो है ये दोनों में ही यूज होता है, ठीक है। और अब इसको लिखने का तरीका, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैं मान लीजिए अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर रही हूँ, तो बॉडी लिखे मैंने, वही पहले हेड, पहले HTML, देन हेड, टाइटल वगैरह जो भी डालना है, उसके बाद बॉडी आया, ठीक है। बॉडी में मैंने लिखा UL टैग में यूज कर रही हूँ। यहाँ पे UL का टाइप भी हमें बताना है, जैसे UL टाइप में यूज कर रही हूँ सर्कल, स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं इसका टाइप, तो UL टाइप सर्कल, ठीक है। फिर लिस्ट आइटम मैंने डाला नागपुर, अगला लिस्ट आइटम है कोटा, अगला लिस्ट आइटम है मुंबई, इस तरीके से कर लीजिए, चलिए। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे UL टाइप, एंड देन मैंने UL को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो जहां पे इसकी आउटपुट जो मुझे मिलेगी वो कैसे मिलेगी, सर्कल यहाँ पे जैसे चूज किया है तो सर्कल आके सर्कल जो है मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, या कुछ मतलब जिस भी तरीके से फील्ड सर्कल किया है या डॉट किया है, जो भी है इस तरीके से मिल जाएगा। एंड देन नागपुर, कोटा एंड मुंबई, इस तरीके से एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो मेनली जो है काम इसका आपको पता होना चाहिए। और ये टाइप हम यहाँ पे जरूर लिखते हैं, UL का टाइप हमें बताना होगा, चाहे OL आता है तो हम OL का टाइप भी बताएंगे, ठीक है। OL टाइप, जैसे मान लीजिए मैं शुरुआत करना चाहती हूँ 1 नंबर से, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी, ठीक। तो यहाँ पे जो भी लिस्ट होगी मुझे उसमें 1 से आगे फिर नंबर मिलते जाएंगे, 1 2 3 4 5। अगर मैं नंबर यहाँ पे 5 डाल रही हूँ, ठीक है, तो जो मुझे लिस्ट मिलेगी वो 5 से शुरू मिलेगी, फिर 5 6 7 8 9 कुछ इस तरीके से आगे चलती जाएगी वो पूरी लिस्ट, ठीक। तो इसमें सिर्फ आपको एक टैग यूज करते हैं, कौन सा, LI टैग। ये आपको याद रखना है कि क्यों यूज किया जाता है। ओके, चलिए, ठीक। लिस्ट टैग में तो ये तो हो ही गया। इसके अलावा कुछ और टैग्स भी जो है यूज किए जाते हैं, जैसे DL टैग यूज किया जाता है, DT टैग यूज करते हैं और DD। इनका काम क्या है, DL क्यों यूज किया जाता है, DL का यूज करते हैं हम डिफाइन ए डेफिनेशन लिस्ट, मतलब जो हमारी लिस्ट है उसको डिफाइन करने के लिए, डिफाइन ए डेफिनेशन लिस्ट। ये मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से यूज करते हैं, एक बार ये बता देती हूँ पहले। DT जो है ये यूज किया जाता है डिफाइन ए डेफिनेशन टर्म, ठीक है। L से लिस्ट, T से टर्म हो जाएगा, और D से क्या है, DD क्या है, डिफाइन ए डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिफाइन ए डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अब बात आती है कि देखिए इसको अगर हमें प्रोग्राम में या मतलब जो भी हम पेज बना रहे हैं उसको किस तरीके से शो करते हैं वो देखते हैं। देखिए मान लीजिए मैं पहले पढ़ रही हूँ DL टैग, यानी कि जो डेफिनेशन लिस्ट टैग होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, वही मैंने डाला बॉडी टैग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिया DL टैग। DL में मैंने कोई टर्म ली, डिफाइन टर्म किससे करते हैं हम, DT से ना। DT से मुझे कोई टर्म डिफाइन करनी है, जैसे माउस, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है, ठीक है, क्लोज कर दिया है। अब जो ये टर्म है इसको हम किस में डिफाइन करेंगे, कि कौन सा टैग यूज करेंगे, डेफिनेशन डिफाइन के लिए यूज किया जाता है ना DD टैग। DD टैग हमने क्या पढ़ा, डिफाइन ए डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए, यानी कि हम माउस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा माउस इज एन पॉइंटिंग डिवाइस, एंड देन मैं क्या करूंगी, DD को क्लोज कर दूंगी, ठीक है, DD को क्लोज कर दिया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखिए
ओके, तो DL पता चल गया मुझे यहाँ पे क्या किस लिए है ये, डिफाइन किसको, लिस्ट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, DL का यूज क्यों कर रहे हैं, डिफाइन ए डेफिनेशन लिस्ट, डिफाइन ए डेफिनेशन लिस्ट, इसी के अंदर यूज किए जाते हैं। फिर टर्म को डिफाइन करना एंड देन डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लेना। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक टर्म डिफाइन की माउस, और उसका जो डिस्क्रिप्शन था वो यहाँ पे लिख दिया, माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, या माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस आएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा बन जाएगा। ओके, आगे मैं और भी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने लिखा DT, एक और टर्म मैंने लिखी प्रिंटर, मैं क्लोज करूंगी इसको, देन इसको इसका डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो ये इसके लिए यूज होती हैं। तो याद रखिए डेफिनेशन लिस्ट टैग के अंदर ही आते हैं टर्म भी और ये डिफाइन डिस्क्रिप्शन भी, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो दोनों टैग इंपॉर्टेंट है। ओके, एक और आता है DIR टैग, DIR टैग, ये किस लिए यूज किया जाता है, बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, बुलेटेड लिस्ट DIR टैग का, ये भी चीज इसमें याद रखिएगा। ओके, और एक और होता है मेन्यू टैग, मेन्यू टैग का यूज भी क्यों किया जाता है, बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए। तो दोनों याद रखिए, DIR है, DIRI या मेन्यू आई, दोनों का यूज बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो ये इसमें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, बाकी हमने लिंकिंग पहले ही पढ़ ली थी, तो अभी हमारा बचता है टेबल टैग। टेबल टैग भी रहता है ना अभी, टेबल टैग। टेबल टैग किसके द्वारा यूज किया जाता है, टेबल बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब इसमें जो जो टैग आते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टेबल टैग को हम किससे शो करते हैं, टेबल से शो करते हैं। ठीक है, फिर टेबल को हम किस में डिवाइड करते हैं, रो में डिवाइड करते हैं ना, रो में डिवाइड करते हैं। तो रो में डिवाइड करने के लिए हम कौन से टैग का यूज करेंगे, TR टैग का यूज करेंगे। टेबल रो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, TR टैग। ओके, फिर अगर मैं हर एक रो को डिवाइड करना चाहती हूँ शेल्स में, हर एक रो को शेल में डिवाइड करना चाहती हूँ, तो रो को हम जब शेल में डिवाइड करेंगे तो कौन से टैग का यूज करेंगे, TD टैग का यूज करेंगे। तो याद रखिए, टेबल में अगर हमें रो में डिवाइड करना है तो TR टैग, अगर हमें रो को शेल में डिवाइड करना है तो TD टैग का यूज होगा। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। TD का मतलब क्या होता है, यहाँ पे TD मतलब होता है टेबल डाटा, टेबल डाटा। ठीक है, ओके, यानी कि जो डाटा सेल होता है उसमें जो कंटेंट होता है ना, उससे रिलेटेड हो जाती है टर्म। मान लीजिए कोई भी मेरे पास टेबल है, उसमें मान लीजिए मुझे कुछ भी नंबर्स जैसे डालना है 4, तो ये 4 है या किसी का नाम है, ये जो कंटेंट आएगा ये TD टैग में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, TD टैग में आएगा। तो वो कंटेंट जो लिखेंगे ना हम, वो इसमें आएगा। ठीक है, और अब डाटा जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, लिस्ट, पैराग्राफ, फॉर्म, हॉरिजॉन्टल रूल, टेबल एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो बस ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। तो किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे टेबल बॉर्डर, बॉर्डर इसका एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट मैं दोबारा से आपको बता दूंगी एक बार। जैसे मैंने बॉर्डर, जो टेबल का बॉर्डर चाहिए वो 1, उसका साइज रख लिया, देन मैंने TR लिखा कि टेबल में मैंने रो डिफाइन कर दी। ठीक है, TD आया, रो 1 सेल 1। ठीक है, एंड देन ये आ जाएगा, TD को मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने TD दोबारा लिया, रो 1 एंड शेल 2, अगेन TD को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, एंड देन उसके बाद TR को क्लोज किया। इसी तरीके से मैं आगे लिखती हुई चल सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बन के आएगा। इसका आउटपुट सिर्फ इतने का देखते हैं। सबसे पहले टेबल बॉर्डर है, यानी कि टेबल हमारी बन जाएगी इस तरीके से, टेबल हमारी बन जाएगी। अब इसमें देखिए हम सिर्फ एक ही रो यूज कर रहे हैं ना, दूसरी रो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। ओके, हाँ, अगर आप देखेंगे तो रो 1 शेल 1 और रो 1 शेल 2, यानी कि 2 शेल जो है हम इसमें यूज कर रहे हैं। ओके, तो TR अगर मैं एक और लेती, मान लीजिए मैं एक और TR लेती, तो मैं क्या करती, रो को 2 रो जो है मिल जाती। लेकिन अभी सिर्फ एक की ही बात हो रही है, तो सिर्फ एक ही रो जो है मैं यहाँ पे ले रही हूँ, सिर्फ ये एक रो मुझे मिल जाएगी, क्योंकि एक ही बार मैंने TR टैग डाला है। उसके बाद TD आ रहा है। TD, इसमें क्या होता है, TD टैग हम क्यों डालते हैं, रो को डिवाइड करने के लिए शेल में। तो रो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी मेरी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट जो हमारे शेल आया उसमें क्या लिखना है, रो 1 सेल 1। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके मिलेगा मुझे, रो 1 शेल 1, यानी कि जो
वेब पेज पे देखेंगे हमारा जो पेज होगा वो जो आउटपुट होगी कुछ इस तरीके से शो होगी, रो 1 शेल 1। दूसरा जो हमने टीडी टैग लिया उसमें हम क्या लिख रहे हैं, रो 1 शेल 2, तो ये आ जाएगा रो 1 शेल 2। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसी में मैं आगे एक और बार डालती टी आर, यानी कि फिर से रो बना रही थी तो एक और रो जो है मुझे यहाँ पे इस तरीके से मिल जाती। फिर उसमें आगे मैं अगर टीडी टैग लेके लिखती रो 2 और शेल 1, ठीक है, अगला टीडी ले रही हूँ रो 2 शेल 2, ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाता है रो 2 शेल 1, रो 2 शेल 2। इस तरीके से ये काम करता है। ओके, तो रो में जब हम बांटते हैं तो टी आर टैग का, और जब उस रो को हम शेल में डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हम टीडी टैग का यूज करते हैं। तो शेल में डिवाइड करना मैंने बता दिया कि किस तरीके से उसको शेल में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो ये चीजें बस इसमें आपको याद रखनी है। चलिए अब बात आती है टेबल टैग्स की कि कौन कौन से टेबल टैग हम जो है यूज करते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। टेबल, सिर्फ हम टेबल यूज कर रहे हैं तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है टेबल को, डिफाइन ए टेबल, ठीक है, सिंपल है। टेबल के साथ अगर हम टीएच यूज कर रहे हैं, टीएच किस लिए यूज किया जाता है, टेबल बॉर्डर के लिए यूज किया जाता है, डिफाइन ए टेबल बॉर्डर। टीआर क्यों यूज कर रही हैं, टीआर डिफाइन ए टेबल रो, ये रो को डिफाइन करने के लिए है। और टीडी किस लिए यूज करते हैं, टेबल शेल को या डाटा को आप कह सकते हैं, टेबल के डाटा को डिफाइन करने के लिए। ओके, तो ये तीन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टीएच और याद रखिए टेबल बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, एक और इसमें यूज करते हैं हम कैप्शन। कैप्शन यूज किया जाता है, डिफाइन टेबल कैप्शन, टेबल के कैप्शन को डिफाइन करने के लिए हम कैप्शन का यूज करते हैं। एक टी हेड भी यूज किया जाता है, टी हेड। टी हेड क्यों यूज करते हैं, टेबल हेड के लिए। ओके, तो ये टेबल वाले ना सारे इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर के लिए हम देखियो टेबल बॉर्डर के लिए हम टीएच यूज करेंगे, लेकिन जहां पे बात टेबल हेड की आएगी वहां पर टी हेड का यूज किया जाएगा। ओके, अगर हमें टेबल बॉडी को डिफाइन करना है तो किसका यूज करेंगे, टी बॉडी टैग का यूज करेंगे। और अगर डिफाइन करना है टेबल बॉर्डर को तो इसके लिए हम टी फुट भी यूज कर सकते हैं, टेबल बॉर्डर के लिए टी एच भी हो जाएगा और टी फुट भी हो जाएगा, तो दोनों जो है इसमें यूज किए जा सकते हैं। ओके, तो इसके सारे जो एट्रीब्यूट हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब जैसे हमारा टी एच टैग है उसके या टी आर टैग है, इसके अंदर भी जो है और कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं, तो वो सारे भी जो हम पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि कहीं से भी जो है कुछ भी क्वेश्चन जो है दे दिया जाता है। जैसे मैंने अभी बात की टेबल टैग की, तो टेबल टैग में हम क्या कर सकते हैं, टेबल के बॉर्डर को सेट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी विड्थ को सेट किया जा सकता है, हाइट को, यानी कि टेबल के एट्रीब्यूट है, टेबल को सेट कर सकते हैं, उसका बॉर्डर, उसका विड्थ, उसकी हाइट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आता है यहाँ पे सेल स्पेसिंग, ये इंपॉर्टेंट है टर्म, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बॉर्डर, विड्थ और हाइट ये तो हम देख के ही बता सकते हैं कि इसमें किस चीज की बात हो रही है, लेकिन सेल स्पेस और सेल पैडिंग का मतलब क्या है ये जरूर हमें समझना चाहिए, ठीक है। देखिए सेल स्पेसिंग क्या होती है, जो सेल के बीच की दूरी होती है उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सेल के बीच की दूरी को सेट करने के लिए, दूरी को सेट करने के लिए हम सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। ओके, और सेल पैडिंग क्यों की जाती है, सेल के किनारों से, यानी कि मान लीजिए ये जो सेल है इसके किनारों से जो टेक्स्ट होगा वो कितनी दूरी पे होगा वो सेट करने के लिए हम सेल पैडिंग का यूज करते हैं। ओके, ये याद रखिए, ये सेल के बीच की दूरी को, कि सेल मतलब दो शेल के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, वो सेल स्पेसिंग हो जाएगी कि एक शेल इतना होना चाहिए और दूसरा इतना होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। जैसे सेल स्पेसिंग 10 होना चाहिए तो दूसरा शेल जो बनेगा वो 10 के मार्जिन पे बने। ओके, और सेल पैडिंग में क्या हो जाता है, जो टेक्स्ट की दूरी होती है ना इसके किनारों से, वो कितनी होनी चाहिए वो हम सेल पैडिंग से डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। बीजी कलर होता है किसमें, तो बीजी कलर मैंने बता दिया, बैकग्राउंड कैसा आई टेबल का, तो वो सेट करने के लिए कोई भी कलर ले सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, जो आप मर्जी आपकी हो। ओके, अलाइन है तो टेबल अलाइन कैसे चाहिए, राइट लेफ्ट, वो आप तय कर सकते हैं। एक एच स्पेस और वी स्पेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर मुझे एच स्पेस का मतलब है टेबल की अगर मुझे लेफ्ट राइट में स्पेस खाली चाहिए तो उसके लिए एच स्पेस, वी स्पेस ऊपर नीचे जो स्पेस चाहिए उसके लिए हम वी स्पेस का यूज करेंगे, ठीक है, खाली जगह छोड़ने के लिए। ऐसे ही बॉर्डर कलर होता है, टेबल की का जो बॉर्डर होता है उसका कलर सेट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट टेबल में यूज किए जाते हैं, ठीक है।
चलिए ये तो हो गया टेबल से रिलेटेड। अब बात आती है जैसे हम टेबल रो टैग यूज करते हैं। टेबल रो टैग कौन सा होता है? टेबल रो टैग टीआर टैग होता है। टीआर टैग में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे जो रो टैग है वो कैसा होना चाहिए? अलाइन हो गया, मतलब अलाइन चाहिए, अलाइनमेंट सेट करने के लिए। एक इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है ना टेबल रो में, वी अलाइन आता है। वी अलाइन ये इंपॉर्टेंट है। वी अलाइन का जो है ये यूज किया जाता है टॉप और बॉटम को सेट करने के लिए, ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट आप इसको बोल सकते हो। वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप बॉटम को सेट करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही बीजी कलर होता है, तो टेबल रो टैग का बीजी कलर यूज करने के लिए, बीजी कलर बैकग्राउंड का जो कलर आता है, और एक बैकग्राउंड जहां पे यूज करें हम वहां पे इमेज की बात हो जाती है, ठीक है। देखिए बीजी कलर की अगर हम बात करेंगे तो जो बैकग्राउंड का कलर है वो कैसा होना चाहिए, ओके। और सिंपल हम अगर बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमें क्या होगी? बैकग्राउंड में इमेज शो करने के लिए यूज करते हैं, इमेज को दिखाने के लिए बैकग्राउंड में, ठीक है। तो वहां पे हम बैकग्राउंड टैग यूज करते हैं। और बॉर्डर कलर भी यूज कर सकते हैं, ओके। एक गलती होगी, टीएच टैग, टेबल हेडिंग टैग था वो, सॉरी बॉर्डर बोल दिया था मैंने आपको, टेबल हेडिंग था, टेबल हेड भी पढ़ा था, बट अपने यहाँ ये टीएच में टेबल हेडिंग ही होता है, ओके। तो ये चीज़ बस इसमें ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो टेबल हेडिंग के लिए टीएच टैग यूज करते हैं। टेबल डाटा टैग के लिए टीडी यूज किया जाता है। टीडी में भी फिर वही सारे आ जाते हैं, अलाइन हो गया, वी अलाइन हो गया, बीजी कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, बॉर्डर कलर, विड्थ, हाइट, ओके। 2 और टर्म आती है फिर हमारी टीडी में, बाकी सब तो हम याद रख लेंगे, लेकिन 2 टर्म और, रो स्पैन और कॉल स्पैन। जैसे उसमें पढ़ी थी ना हमने टेबल में, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, टीडी में आती है फिर रो स्पैन और कॉल स्पैन, ओके। इसमें क्या होता है, रो स्पैन में क्या होता है, जो वर्टिकल जो सेल होते हैं ना उसको मर्ज कराने के लिए, लंबवत ही बोलेंगे, लंबवत, वेट सेकेंड, ओके। तो याद रखिए जो वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल सेल होते हैं, वर्टिकल सेल मतलब जो इस तरीके से लंबी खड़ी होती हैं चीजें, उन शेल को, मान लीजिए ये 2 शेल है मेरे पास, ठीक है, ये 4 शेल है। तो यहाँ पे अगर मुझे 1 2 3 4 है, 2 और 4 शेल को मर्ज कराना है तो वहां पर मैं रो स्पैन का यूज करूंगी, और अगर मुझे 3 4 को मर्ज कराना है तो मैं कॉल स्पैन का यूज करूंगी। तो ये चीज इसमें की गई है कि वर्टिकल शेल को अगर हमें मर्ज करना है तो हम किसका यूज करेंगे? रो स्पैन का। और अगर हमें हॉरिजॉन्टल शेल को मर्ज कराना है तो हम किसका यूज करेंगे? कॉल स्पैन का यूज करेंगे, ओके। तो दोनों में मर्ज का काम है, लेकिन एक में हॉरिजॉन्टल है और दूसरे में वर्टिकल है। तो रो स्पैन में वर्टिकल हो जाएगा और कॉल स्पैन में हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक। तो ये पूरा हमारा टेबल टैग हो गया है। उसके बाद आता है फ्रेम सेट टैग, ठीक है। कौन सा सेट पढ़ रहे हैं हम? फ्रेम सेट टैग। फ्रेम सेट टैग का यूज हम क्यों करते हैं? फ्रेम सेट टैग का यूज किया जाता है ब्राउजर का जो बॉडी सेक्शन होता है उसको एक से ज्यादा भागों में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये ब्राउजर है, उसको अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे 2 भागों में डिवाइड करना चाहती हूँ मैं, तो 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं उस पेज को, ठीक है। तो इसके लिए हम फ्रेम सेट टैग का यूज किया जाता है। और एक चीज याद रखिए, जब भी हम फ्रेम सेट टैग का यूज करेंगे तो हम बॉडी टैग का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। बॉडी टैग का यूज जो है नहीं किया जाता है, पहले फ्रेम सेट का यूज किया जाएगा, ओके। तो इस टैग की हेल्प से जो हम अलग अलग फ्रेम बना सकते हैं, और अलग अलग फ्रेम्स में जो है हम अलग अलग HTML फाइल्स को लोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 फ्रेम बना लिए, तो मैं हर एक फ्रेम में जो है अलग अलग HTML कोड को क्या कर सकती हूँ? लोड कर सकती हूँ, ठीक है। यानी कि जो भी आउटपुट होगी वो अलग अलग इनकी दिखाई दे सकती है फ्रेम सेट टैग की वजह से, ओके। तो ये चीज आपको इसमें याद कर रखनी है। एक फिर इसी में आता है फ्रेम टैग। फ्रेम टैग का यूज क्यों किया जाता है? जो भी इंफॉर्मेशन होती है ब्राउजर में उसको शो करने के लिए हम फ्रेम टैग का यूज करते हैं। फ्रेम में फिर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सोर्स आता है, ठीक है, फ्रेम नेम लेते हैं हम, स्क्रोलिंग लेते हैं, स्क्रोल में फिर यस और नो पूछा जाते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें जो है फ्रेम टैग के अंदर आती हैं। इसी में एक और टैग आता है आई फ्रेम टैग, इनलाइन फ्रेम टैग इसको बोला जाता है। तो ये पूछा जा सकता है इनलाइन फ्रेम टैग किस तरीके से शो करते हैं, तो आई फ्रेम टैग से शो किया जाता है इसको, ओके। इसका यूज क्यों करते हैं आई फ्रेम का? कि वेब पेज में किसी भी जगह पर जो है फ्रेम बनाने के लिए हम इनलाइन फ्रेम टैग का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आए कि वेब पेजेस में किसी भी जगह पर फ्रेम बनाने के लिए हम किस टैग का यूज करेंगे, तो आई फ्रेम टैग का यूज किया जाएगा, ओके।
ठीक है। ओके, तो इसे इनलाइन फ्रेम भी बोला जाता है और इसको फ्लोटिंग फ्रेम भी बोलते हैं, इनलाइन भी और फ्लोटिंग भी, ठीक। और इस टैग को यूज करने के लिए हमें फ्रेम सेट टैग की यूज करने की जरूरत नहीं होती, सिंपल हम आई फ्रेम को ही यूज कर सकते हैं। इसमें भी फिर वही कॉलम, रो, बॉर्डर कलर, बॉर्डर, फ्रेम बॉर्डर, यही सारी चीजें जो हैं इसमें इसके मतलब एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक। तो ये हमारा जितनी भी सारी चीजें थी वो सारी चीजें जो है हमने पढ़ ली हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो उसकी डिटेल हम साथ साथ देख लेंगे, बट अदरवाइज जो भी थ्योरी थी ना वो मैंने आपको सारी कवर करा दी है। तो यही तक जो है पूछी जाती है, ये फ्रेम टैग तक ही, ठीक। तो अभी हम जो है क्वेश्चन करते हैं आगे, या इसके एमसीक्यू जो DSSS PCT में पूछे गए हैं या फिर HTET वगैरह में पूछे गए हैं, नेट वगैरह में, जो भी जहां से भी जो क्वेश्चन मुझे मिलता है मैं वो सारे जो है आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, चलिए करते हैं। चलिए देखिए, पहले हम जो है HTET में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे 2014 से लेकर 20 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ HTET कंप्यूटर का, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे HTML से देखे गए थे। 12 से 13 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन जो है आपके पेपर में भी आने के चांसेस हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर्ड लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय UL लिस्ट, LI या OL। इन्होंने क्या कहा कि जो नंबर्ड लिस्ट होती है वो हम किसके द्वारा क्रिएट करते हैं। अब नंबर्ड लिस्ट में यानी कि जो 1 2 3 हम लेते हैं, ठीक है, यही होते हैं नंबर्ड लिस्ट। ओके, तो ये हम किस में करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट में करते हैं। और ऑर्डर्ड लिस्ट को हम किससे शो करते हैं, OL टैग से मतलब शो करते हैं। तो OL टैग जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। UL से, जैसे अगर आपसे पूछता कि बुलेटेड लिस्ट को हम किससे क्रिएट करेंगे, तब हम UL कह सकते थे, या एक स्क्वायर लिस्ट को जो है हम किससे क्रिएट कर सकते हैं, तो UL टैग से कर सकते हैं। ओके, तो वो हो जाएगा ये, तो OL टैग जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, द रिक्वायर्ड फाइल्स यूज्ड बाय वेब आर स्टोर्ड इन डैश मेमोरी, रैम, रोम, कैशे या नन ऑफ दीज। जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं जो यूज करता है कौन, वेब, उनको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, तो उन्हें हम स्टोर करते हैं कैशे मेमोरी में, ठीक है। अगला देखिए, विच टैग इज यूज्ड फॉर एडिंग कमेंट। इनमें से कौन सा टैग है जिसको हम कमेंट को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। तो कमेंट ऐड करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए। एक तो सिंपल क्या था कि हम कमेंट लिखें, कमेंट टैग का यूज करें, या एक क्या था कुछ इस तरीके से, ये वाला था, और यहाँ पर जो भी कमेंट लिखना है उसको हम बीच में लिखेंगे एंड देन इसको क्लोज कर देंगे। ओके, तो एक तरीका ये था। और कमेंट का टैग का मतलब क्या होता है कि जो भी इसमें लिखा जाएगा उसको हम आउटपुट में शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश इज नॉट ए फिजिकल टैग। इनमें से जो फिजिकल टैग नहीं है, फिजिकल टैग का मतलब क्या है कि जो इनमें से HTML का टैग नहीं है वो बताना है। बोल्ड, S या स्मॉल या नन ऑफ द अबव। अब देखिए, B से हम यूज करते हैं ना HTML में, बोल्ड टैग यूज हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल क्या था, टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए हम स्मॉल टैग भी यूज करते हैं, ये भी पॉइंट सही है। फिर ये S टैग क्या है, S टैग मैंने आपको बताया था, S टैग किसके लिए यूज किया जाता है, स्ट्राइक टैग जो होता है, स्ट्राइक जो टैग आता है उसी को हम S से भी डिनोट करते हैं, तो ये स्ट्राइक के लिए होता है। तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे S टैग दिया गया था। तो D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी कि नन ऑफ द अबव, मतलब सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल टैग ही हैं ये, ठीक। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मेटा टैग इन HTML। ओके, यहाँ पे हमें बताना है कि जो मेटा टैग लेते हैं हम HTML में, उसको हम किस तरीके से लेते हैं। सिर्फ मेटा टैग का यूज करते हैं, मेटा नेम का यूज करते हैं, मेटा डाटा यूज करते हैं, या मेटा डाटा विद नेम इसको यूज किया जाता है। ओके, देखिए मेटा टैग की बात है तो मेटा के साथ हम सिर्फ ना तो सिंपल मेटा लेंगे, ना मेटा डाटा लेंगे, और ना ही मेटा डाटा नेम लेंगे। सिंपल मेटा एंड देन उसके बाद नेम लिया जाता है। ओके, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है कि मेटा टैग को HTML में इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, चलिए आगे है, इंटरलिंकिंग मीन्स लिंकिंग सेम डॉक्यूमेंट, सेम इमेज, डिफरेंट डॉक्यूमेंट या नन ऑफ द अबव। इंटरनल लिंकिंग हमने क्या पढ़ा था, जब हम सेम डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, लिंक करते हैं ना, सेम डॉक्यूमेंट में जब हम लिंकिंग करते हैं वही होती है इंटरनल लिंकिंग। तो सेम डॉक्यूमेंट हो जाएगा। डिफरेंट डॉक्यूमेंट में लिंकिंग कब की जाती है, एक्सटर्नल लिंकिंग में, तो ये एक्सटर्नल लिंकिंग का हो जाएगा डिफरेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, डैश इज नॉट अप्लाइड इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इनमें से जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अप्लाई नहीं किया जाता है वो बताना है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। इंडेंट भी कर सकते हैं, लाइन स्पेस भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ॉन्ट स्टाइल जो हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, तो फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू लिंक, सोर्स, इमेज, ए टैग या एच रेफरेंस एट्रीब्यूट। तो कौन सा एट्रीब्यूट है जो स्पेसिफाई करता है यूआरएल ऑफ द डॉक्यूमेंट जिसको आप लिंक करना चाहते हैं। लिंक करने के लिए हम किस टैग का यूज़ करते हैं ये बताना था। तो लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं एच रेफरेंस का। सोर्स टैग का हम कहाँ यूज़ करते हैं, इमेज में यूज़ करते हैं ना। तो जब भी आपसे लिंक की बात आएगी तो वहाँ पर हम एच रेफरेंस यूज़ करेंगे, HREF। ठीक है, आगे देखिए, हाइपरलिंक इज क्रिएटेड इन HTML इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब किस तरीके से जो हम हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं। सिंपल एंकर टैग हमने लिया एंड देन www.google.com हो गया, ए नेम www. एंड देन google.com माई गूगल, ए URL या ए एच रेफरेंस। लिंक की यहाँ पे बात हो रही है तो लिंक अभी मैंने आपको बताया एच रेफरेंस के द्वारा क्रिएट किया जाता है, तो ए एच रेफरेंस यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इन HTML कंटेंट ऑफ ए डैश एलिमेंट आर डिस्प्लेड इन मोनोस्पेस्ड फॉन्ट। इनमें से किस एलिमेंट किस टैग के द्वारा जो HTML कंटेंट होता है उसको डिस्प्ले करते हैं मोनोस्पेस्ड फॉन्ट में। तो ये मैंने आपको बताया था मोनोस्पेस्ड का पूछा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, TT टैग हो जाएगा, जिसको हम टैली टाइप टेक्स्ट भी बोलते हैं, तो TT हो जाएगा। यूँ हम अंडरलाइन के लिए करते हैं, मोनो का कोई होता ही नहीं है और ना ही MM है। ठीक है, तो टैली टाइप टेक्स्ट इसके लिए सही होगा। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉइड एलिमेंट ऑफ HTML। जो वॉइड एलिमेंट नहीं है HTML का, वॉइड एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग टैग भी हो और जिसका एंडिंग टैग भी हो। इमेज टैग का सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता है, तो ये वॉइड एलिमेंट का एग्जाम्पल है। ऐसे ही HR का भी होता है और BR भी जो है ये वॉइड एलिमेंट होते हैं। लेकिन div जो टैग होता है इसका स्टार्टिंग भी होता है और इसको हम एंड भी करते हैं। div का यूज़ क्यों किया जाता है, डिवीजन के लिए। ठीक है, जो भी हमारा पेज होता है उसके सेक्शन करने के लिए, तो डिवीजन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका एंडिंग टैग भी होता है, तो ये वॉइड एलिमेंट ऑफ HTML नहीं है। ठीक, HTML वर्जन 5 हैज़ डैश लेवल ऑफ हेडिंग। तो HTML वर्जन में कितने लेवल ऑफ हेडिंग है, तो 6 लेवल ऑफ हेडिंग है, H1 से लेकर H6 तक। H1 क्या है, लार्जेस्ट हेडिंग है, और H6 क्या है, स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए गए हैं, ये हमें मैच करनी है। फ्रेम एट्रीब्यूट है, TR टैग है, V अलाइन एट्रीब्यूट है और A टैग है। देखिए फ्रेम एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले ही हमें ये देखना है। देखिए, टू क्रिएट लिंक इन HTML, लिंक क्रिएट करने के लिए HTML में हम किसका यूज़ करते हैं, एंकर टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो D का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर है फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, V अलाइन एट्रीब्यूट हो जाएगा, ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए होता है, तो ये V अलाइन यहाँ पर हो जाएगा। फिर TR टैग किससे रिलेटेड था, रो से रिलेटेड था, टू एनक्लोज ईच रो इन टेबल। ओके, वही था ना कि हम टेबल को रो में डिवाइड करते हैं तो TR टैग के द्वारा। ओके, तो TR टैग टू एनक्लोज ईच रो इन टेबल। आगे है फ्रेम एट्रीब्यूट। फ्रेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है साइड ऑफ द टेबल फ्रेम दैट डिस्प्ले बॉर्डर। ओके, तो ये सारे जो है इस तरीके से मिल जाएंगे। आगे है विच टैग इज यूज टू एनक्लोज एनी नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। कोड, स्क्रिप्ट टैग, टाइटल या बॉडी टैग, कौन सा टैग यूज किया जाता है टू एनक्लोज एनी नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, तो B ऑप्शन स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमें वो बतानी है। ओके, HTML इज नॉट स्क्रीन प्रिसाइज फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। HTML डज नॉट स्पेसिफाई लॉजिक। DHTML इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाईली इंटरेक्टिव पेजेस। HTML इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे हमें जो सही नहीं है वो बताना। देखिए ये तीनों सही है। HTML इज नॉट स्क्रीन प्रिसाइज फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, ये पॉइंट सही है। ये डज नॉट स्पेसिफाई लॉजिक। DHTML यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाईली इंटरेक्टिव पेजेस,
ठीक है। ये डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, तो ये किसके लिए यूज करते हैं, डेवलप हाईली इंटरेक्टिव पेजेस, ओके। और HTML इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये बार बार मैंने आपको बताया शुरू में ही कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ओके। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो DSSB PCT में पूछे गए हैं, ओके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है HTML लेट्स अस यूज ओनली डैश कैरेक्टर्स, ASCII, ABCDIC, AMIS या ANSI। तो HTML एलिमेंट्स के जितने भी नाम हैं उनमें हम अल्फा न्यूमेरिक ASCII कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, ओके। तो ASSI यानी कि ASCII कैरेक्टर्स का यूज़ किया जाता है HTML में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेज। क्या बोला यहाँ पे, स्टैटिक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज कर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो स्टैटिक वेब पेज होते हैं मतलब इनका जो है किसके द्वारा लिखा जाता है, जो मार्कअप लैंग्वेज होती हैं, ओके। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे DHTML है, वहाँ पे अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस, मतलब किसके द्वारा हम डायनामिक वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो DHTML हो जाएगा क्योंकि इसमें हम जो होते हैं हाईली इंटरेक्टिव वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं, ओके। और उसका नाम तो पहले ही डायनामिक है, तो स्टैटिक वेब पेज तो होगा नहीं, तो DHTML वहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट डिक्लेयर ए नेम स्पेस फॉर टैग यूज्ड इन HTML डॉक्यूमेंट, स्टाइल, एक्सेल लैंग, XMLNs या टाइटल। इनमें से कौन सा जो HTML एलिमेंट है जो डिक्लेयर करता है नेम स्पेस फॉर टैग यूज्ड इन HTML डॉक्यूमेंट। तो नेम स्पेस के लिए जो है, नेम स्पेस जो है ये डिफाइन किया जाता है XMLNs से, ठीक है, ओके। तो XMLNs जो है आप इसमें याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यूज्ड टू डिफाइन रो ऑफ ए टेबल। क्या कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट है जिसको हम यूज करते टू डिफाइन रो ऑफ ए टेबल, किसी टेबल की रो को डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ से। TD से तो हम क्या डिफाइन करते हैं, डाटा को, जो कंटेंट होता है सेल के अंदर, या कह लीजिए रो को सेल में डिवाइड करने के लिए हम TD टैग यूज करते हैं। TS नहीं होगा, TH टेबल हेडिंग के लिए हो जाता है, तो TR टैग जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, जिससे हम डिफाइन करते हैं रो ऑफ ए टेबल, ठीक है। अगला देखिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज HTML डिराइव्ड, XHTML, SGML, जावास्क्रिप्ट, XML। तो ये बताना है कि किस लैंग्वेज से जो है HTML डिराइव हुआ है। तो HTML किस लैंग्वेज की एप्लीकेशन है, HTML जो है एप्लीकेशन है SGML की। SGML की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML SGML से डिराइव होके आई है, ठीक है, या आप उसकी एप्लीकेशन इसको बोल सकते हैं। आगे है HTML कोड दिया है एब्र टाइटल इंटरनेट एक्सप्लोरर, देन एब्रीवेटेड जो है यूज़ किया है टैग का, AWR टैग का। तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा एब्रीवेटेड टैग, सबस्क्रिप्टिक टैग, सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉलर साइज। देखिए स्मॉलर साइज टेक्स्ट के लिए हम स्मॉल टैग यूज़ करते हैं, सुपर स्क्रिप्टेड के लिए SUP यूज़ करते हैं, सब स्क्रिप्ट के लिए SUB करते हैं, और AWR मैंने किस लिए बताया था आपको, डिफाइन एब्रीवेशन को डिफाइन करने के लिए, तो डिस्प्ले करेगा एब्रीवेटेड टेक्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज HTML5 रिलीज्ड। तो HTML के सारे वर्जन मैंने आपको बताया कि कब रिलीज हुए थे। तो HTML5 कब रिलीज हुआ था, 2014 में रिलीज हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द EM एलिमेंट ऑफ एम्फेसाइजिंग टेक्स्ट इन HTML डिस्प्ले द एम्फेसाइज टेक्स्ट स्मॉल इटैलिक सबस्क्रिप्ट बोल्ड। तो एम्फेसाइज टेक्स्ट हम EM टैग से दिखाते हैं, और EM एम्फेसाइज टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जो कंटेंट होगा वो किस फॉर्म में आएगा, इटैलिक फॉर्म में आएगा। तो इटैलिक यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड स्निप्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पाथ ऑफ ए GIF इमेज इज स्टोर्ड एट। ओके, HTML का हमें पाथ बताना है, तो हम किससे दिखाते हैं, ये इमेज देन सोर्स, ठीक है, और example.gif। ये कौन सा सही हो जाएगा, इसमें फर्स्ट वाला जो है सही हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे GIF इमेज की बात हो रही है ना, तो लिंकिंग की बात तो हो ही नहीं रही, तो H रेफरेंस तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ सोर्स भी नहीं लिखेंगे, इमेज लिखना पड़ेगा हमें पहले, और अब इमेज लिखा और पाथ की बात हो रही है तो सोर्स लिखना पड़ेगा। तो इमेज और सोर्स जहाँ पर दोनों साथ में होंगे हम वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, टू कंट्रोल द विड्थ ऑफ ए सेल, मतलब सेल की विड्थ को कंट्रोल करने के लिए स्पैनिंग 2 और मोर कॉलम्स विच एट्रीब्यूट इज एडेड टू THTD टैग्स, तो कौन सा जो है एट्रीब्यूट ऐड किया जाएगा? तो देखिए कौन सा यूज होगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, रो स्पैन और कॉल स्पैन का। रो स्पैन का हम यूज करते हैं जो वर्टिकल लाइंस होती है हमारी, यानी जो खड़ी लाइन होती है उनको ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और कॉल स्पैन का हम यूज करते हैं जो हमारी लाइन ऐसे तिरछी होती है उनको, उनके लिए। जैसे मैं दोबारा बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे 3 और 6 को मर्ज करना है तो मैं किसका यूज करूंगी? अब यहाँ पे देखिए, ये अलग रो में है, ये अलग रो में है। ठीक है, तो दोनों रो को हम मर्ज कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, रो स्पैन हम यूज करेंगे। अगर मुझे मर्ज करवाना है 4 5 और 6 को, तो आप देखेंगे रो तो सेम है लेकिन हर बार कॉलम चेंज हो रहा है इनका, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? कॉल स्पैन का। तो यहाँ पे हमने किसको मर्ज कराया है? कॉलम को मर्ज कराया है, और यहाँ पे मैंने किसको मर्ज कराया है? रो को मर्ज कराया है। तो जहाँ पे रो को मर्ज कराया जा रहा है वहाँ पे रो स्पैन हो जाएगा, और जहाँ पे कॉलम को मर्ज करवा रहे हैं, रो हमारी सेम ही रहती है, वहाँ पर हम कॉल स्पैन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसने यही पूछा है कि स्पैनिंग 2 और मोर कॉलम्स विच एट्रीब्यूट इज एडेड। ओके, तो कॉल स्पैन का यूज करेंगे यहाँ पे हम। ठीक, तो राइट आंसर कॉल स्पैन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इनसाइड सिलेक्ट एलिमेंट डिफाइन द अवेलेबल ऑप्शन इन ए लिस्ट? एलिमेंट, चॉइस, लिस्ट या ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा HTML टैग है जो कि सिलेक्ट के अंदर जो है मतलब सिलेक्ट करता है अवेलेबल ऑप्शन इन ए लिस्ट? तो ऑप्शन जो है यहाँ पे टैग यूज किया जाएगा, 4th ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इन HTML? तो फ्रेम सेट हम यूज करते हैं, कॉलम्स यूज करते हैं, तो इसमें जो सही है फ्रेम्स इन HTML में वो हो जाएगा C ऑप्शन। फ्रेम सेट, कॉलम्स, 80 साइज एंड देन ये मल्टीप्लाई वाला साइन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन टेबल डाटा और सेल? टेबल डाटा और सेल को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? TD टैग का। तो TD हो जाएगा। TH टेबल हेडिंग के लिए होता है, TR टेबल रो के लिए होता है, टेबल टैग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन DHTML द लेटर D स्टैंड्स फॉर, तो डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो D स्टैंड्स फॉर डायनामिक, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है HTML लिंक्स आर डिफाइन विद द डैश टैग। HTML लिंक हम डिफाइन करते हैं किससे? A टैग से, एंकर टैग से किया जाता है, तो A टैग जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ द HTML कोड? एक कोड दिया है OL, LI और OL। OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो देखिए कौन सा आएगा। अब यहाँ पे हमें टाइप तो नहीं गिवन है कौन सा है, लेकिन हम ऑर्डर्ड लिस्ट तो बता सकते हैं ना कि कौन सा होगा ऑप्शन। एक तो कॉफ़ी मिल्क टी दिया है, कॉफ़ी टी मिल्क दिया है। देखिए कॉफ़ी मिल्क टी तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सीक्वेंस तो यही रहेगी सेम, कॉफ़ी टी और मिल्क, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे कॉफ़ी टी मिल्क है, लेकिन इसके आगे 1 2 3 कुछ भी नहीं गिवन है। ठीक है, नंबर नहीं दिया है, तो ये भी नहीं होगा। अगला कॉफ़ी टी मिल्क है, ये हो सकता है, ये मतलब यही होगा, क्योंकि मिल्क टी कॉफ़ी, अगेन यहाँ पे जो है हमारा जो सीक्वेंस बन रही है वो गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन C जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, कॉफ़ी टी मिल्क, और नंबर्ड लिस्ट आ जाएगी हमारी ये, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट की यहाँ पे बात हो रही थी। ओके, अगर कोई टाइप नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट टाइप हमारा 1 2 3 लेगा ही लेगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट HTML एट्रीब्यूट इज फॉल्स? जो HTML एट्रीब्यूट के बारे में गलत है वो बताना है। ओके, आगे देखिए, एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द एंड टैग। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि एट्रीब्यूट जो है, जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं? जो हमारे टैग होते हैं, टैग की प्रॉपर्टी को ही बताते हैं एट्रीब्यूट, तो ये सही है। HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट, बिल्कुल उनके एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एट्रीब्यूट यूजली कम इन नेम वैल्यूज पेयर लाइक नेम इक्वल टू वैल्यू, बिल्कुल सही है, ये इसी तरीके से आते हैं। लेकिन एट्रीब्यूट हमेशा स्पेसिफाइड हो इन द एंड टैग, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्प्ले ब्लैक कलर इन HTML?
अगर हमें HTML में ब्लैक कलर शो करना है तो ये क्या बताया मैंने आपको, जब RGB में कोई भी वैल्यू ना हो, 000 वैल्यू हो, तो वो हमारा ब्लैक कलर को शो करेगा। ओके, फर्स्ट वाला किसको शो कर रहा है? रेड को शो कर रहा है, और थर्ड वाला ग्रीन को शो कर रहा है। और अगर ये आप देखेंगे तो रेड, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ से RGB से, ठीक है। तो ब्लैक कलर बी ऑप्शन सही यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, in HTML a color can be specified in the form of HSL, hue, saturation or lightness, where hue is a degree on the color wheel from 0 to 360. What are the hue value represented? Red, green and blue. ओके, यहाँ पे व्हील दे दिया है 0 to 360 HSL का, ह्यू का। तो यहाँ पे RGB की वैल्यू बतानी क्या आएगी? 0 रेड, 130 ग्रीन, 260 ब्लू, 100 रेड, 200 ग्रीन, 300 ब्लू। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करके देखेंगे तो कितना नंबर बन रहा है? 390 बन रहा है, लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए 0 to 360 ही, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 3 to 500, 600 आ रहा है, इसमें भी ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा बचा क्या है? सिर्फ ये सही आ रहा है हमारा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। DHTML इज द आर्ट ऑफ कंबाइनिंग HTML, जावास्क्रिप्ट, डोम एंड CSS। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट बताना है हमें यहाँ पे। डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो इन सभी को कंबाइन करके बनाई जाती है, HTML हो, जावास्क्रिप्ट हो, डोम हो, CSS हो। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जावास्क्रिप्ट इज द स्क्रिप्टिंग स्टैंडर्ड फॉर HTML, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। DHTML इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये गलत हो जाएगी क्योंकि DHTML भी कैसी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थर्ड वाली। DHTML इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजी यूज टू मेक वेब पेजेस डायनामिक एंड इंटरेक्टिव, ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ओके, तो थर्ड यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसमें। एनी टाइम यू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इन HTML डॉक्यूमेंट, यू मस्ट इनक्लोज दोज लाइन इनसाइड ए डैश टैग पेयर। जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है तो कौन सा टैग यूज़ करेंगे? स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया जाता है, तो स्क्रिप्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि DSSB PGT और इसमें पूछे गए थे। तो वही सारे क्वेश्चन जो है टैग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर आगे पूछे जाएंगे तो यही मतलब जो भी हमने पढ़ा है उसमें से ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, बस तो ये था HTML कंप्लीट हमारा हो गया है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने इसमें डिस्कस की हैं। थैंक यू सो मच।